25 अगस्त 2022 को मुंबई के अंधेरी में रहने वाली 15 वर्षीय बंसीता राठौर अपने घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी। लेकिन जब बंसीता शाम होने तक भी घर वापस नहीं लौटी तो उसके घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद घबराए माता पिता ने बंसीता को आसपास के इलाके में भी तलाश किया, लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला और आखिरकार थक हार कर उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उनकी दी गई तहरीर के आधार पर अंधेरी पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया। अपहरण का केस इसलिए दर्ज किया गया था क्योंकि लापता लड़की नाबालिग थी और फिर 26 अगस्त को यानी एक दिन बाद नया गांव के लोगों की नज़र रेलवे स्टेशन के करीब झाड़ियों में एक सूटकेस पर पड़ी। वो सूटकेस जिस तरह से उस जगह पर पड़ा हुआ था उसे देखने से ही लग रहा था कि शायद इसमें कुछ तो गलत है। और जब उन्होंने थोड़ा पास जाकर देखा तो उन्हें सूटकेस से दुर्गंध आने लगी। इसके बाद वहाँ पर मौजूद लोगों ने तुरंत नया गांव रेलवे पुलिस को सूचना दी, क्योंकि यह मामला हत्या का था। इसलिए नया गांव रेलवे पुलिस ने तुरंत फ़ोन करके अंधेरी पुलिस को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूटकेस के अंदर से एक लाश, एक स्कूल ड्रेस और एक कंबल अपने में कब्जे में ले लिया। इसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही पुलिस ने उस स्कूल ड्रेस की जांच करके स्कूल के बारे में भी पता लगा लिया। इसके बाद पुलिस ने उनको फ़ोन करके थाने में बुलाया। जिस लड़की के घर वालों ने 25 तारीख को अपनी बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, पुलिस ने उन्हें बताया कि हमें एक लड़की की लाश मिली है, इसलिए आप यहां आकर इस लाश की शिनाख्त कर लीजिए कि कहीं आपकी बेटी की लाश तो नहीं है। इसके बाद बंसीता के घर वाले दिल को कड़ा करके पुलिस के पास पहुंचे। वहां से उन्हें पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। उन्होंने देखते ही पहचान लिया था कि यह उनकी 15 साल की बेटी बंसीता की ही लाश है, जो एक दिन पहले स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। बंसीता के माता पिता रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने उनको तसल्ली दी और उनसे कहा कि आपकी बेटी को तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कातलों को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। इसके बाद पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है जिसने आपकी बेटी की हत्या की हो या उसकी किसी से दुश्मनी हो। जैसे ही पुलिस ने उनसे यह सवाल पूछा तो घर वालों ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, हमें एक लड़के पर शक है, क्योंकि वह लड़का हमारी बेटी को परेशान करता था और हमें शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उसी ने बंसीता की हत्या की होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने उस लड़के को बहुत डांटा फटकारा था और उसे चेतावनी भी दी थी कि अगर कभी उसने हमारी बेटी से दोबारा मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हो सकता है उस लड़के ने ही बंसीता की हत्या की हो। उन्होंने पुलिस को बताया कि उस लड़के का नाम संतोष मकवाना है। साथ ही लड़की के घर वालों ने पुलिस को संतोष का मोबाइल नंबर भी दे दिया और उसके घर का एड्रेस भी बता दिया। इसके बाद पुलिस ने संतोष मकवाना के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की। साथ ही पुलिस की एक टीम ने संतोष मकवाना के घर पर छापा मारा, लेकिन संतोष वहाँ पर नहीं था और जो नंबर बंसीता के घर वालों ने पुलिस को बताया था वह नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। यह तो जाहिर सी बात है, जो सस्पेक्ट है बस बचने के लिए अपना मोबाइल तो स्विच ऑफ ही रखेगा। और पुलिस के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है तो ऐसे में संतोष को कैसे पकड़ा जाए और कैसे उस तक पहुंचा जाए। यानी अब मुंबई पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके बाद पुलिस ने उस मोबाइल नंबर को सर्व लाइन्स पर लगा दिया, ताकि अगर वह मोबाइल किसी समय किसी भी जगह पर ऑन हो तो उसके बारे में पुलिस को तुरंत जानकारी मिल जाए। अब फिर पुलिस के इस प्रयास का परिणाम बहुत जल्द सामने आ गया। 27 अगस्त को पुलिस ने देखा कि संतोष का मोबाइल केवल 10 सेकंड के लिए ऑन हुआ था। जैसे ही पुलिस को पता चला कि मोबाइल ऑन हुआ है तो पुलिस ने तुरंत यह पता लगाया कि यह मोबाइल फ़ोन किस जगह ऑन हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने सर्विस प्रोवाइडर से और दूसरे रिसोर्सर्स से पता किया कि यह फ़ोन नंबर कहाँ पर ऑन हुआ है, तो उन्होंने बताया कि यह फ़ोन मुंबई में नहीं बल्कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में है। इसके बाद
यह पता लगा गया कि अहमदाबाद में किस जगह है और उसके टावर की लोकेशन क्या है। पुलिस को पता चला कि अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन का जो टावर है, उस टावर से यह मोबाइल फ़ोन मात्र 10 सेकंड के लिए कनेक्ट हुआ था और फिर स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन जब यह फ़ोन ऑन हुआ था तो वह 5 बजे का समय था। अब पुलिस को लगने लगा था कि हो सकता है संतोष मकवाना और विशाल यह दोनों किसी ट्रेन में बैठकर मुंबई से अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद में ही उतरकर कहीं छिपने की कोशिश कर रहे हों। अब इसके बाद नया गांव पुलिस ने अहमदाबाद पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद अहमदाबाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन और उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, यानी होटल, लॉज तथा रास्तों में, पुलिस ने उन सभी को चेक करना शुरू किया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतनी मेहनत और मशक्क़त करने के बावजूद भी पुलिस को गुजरात में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास किसी भी सीसीटीवी में वो दो लड़के नजर नहीं आ रहे थे और ना ही ट्रेन से उतरते हुए दिखे थे, ना ही कहीं बाहर जाते हुए दिखे थे और ना ही किसी लॉज में, ना रेस्टोरेंट या होटल, यानी कहीं भी पर किसी भी सीसीटीवी फुटेज में वो लड़के पुलिस को नजर नहीं आ रहे थे। अब पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना बहुत बड़ी चैलेंज था, क्योंकि पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर यह लोग गुजरात गए थे तो फिर गुजरात वो कहाँ गायब हो गए। खैर, पुलिस भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से जांच कर रही थी। जांच करते हुए पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि उस समय बसई से एक ट्रेन अहमदाबाद से होते हुए राजस्थान की ओर जाती है, बट ट्रेन बेंगलुरु कर्नाटक से चलती है, इसलिए हो सकता है वो दोनों लड़के उसी ट्रेन में सवार होकर गुजरात से होते हुए राजस्थान की ओर निकल गए। क्योंकि सुबह संतोष का मोबाइल फ़ोन 10 सेकंड के लिए स्विच ऑन हुआ था, वह समय उस ट्रेन के अहमदाबाद में रुकने का समय था और अब पुलिस समझ गई थी कि वह दोनों लड़के प्लेटफॉर्म पर नहीं थे, बल्कि वह दोनों ट्रेन में ही बैठे थे जो बेंगलुरु से बसाई होते हुए राजस्थान की ओर जा रही थी। जब यह ट्रेन कुछ देर के लिए अहमदाबाद में रुकी थी तो इत्तेफाक से उसी समय संतोष का मोबाइल फ़ोन 10 सेकंड के लिए ऑन हो जाता है। इसके बाद पुलिस ने बसई से लेकर गुजरात से राजस्थान की ओर जहां तक वह ट्रेन जाती है उस पूरे रूट की चेकिंग करनी शुरू की। पुलिस ने जब बसई रेलवे स्टेशन के कैमरों को खंगाला तो उन्हें वहां से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा कि वह दोनों लड़के बंसिता की हत्या वाले दिन ट्रेन में चढ़ते हुए सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहे। संतोष और विशाल इंजन के पिछले वाले डिब्बे में चढ़े थे और अब पुलिस को इस जांच में एक महत्वपूर्ण सुराग मिल चुका था, जिसमें पुलिस को यह पता चल गया था कि वह दोनों कौन सी ट्रेन में और किस डब्बे में सवार हुए थे। नया गांव पुलिस ने यह सारी जानकारी अहमदाबाद और उसके आगे जितनी भी रेलवे स्टेशन थे उन सभी रेलवे स्टेशनों को पुलिस को दे दी और उनसे कहा कि आप लोग सीसीटीवी फुटेज चेक के घर पर छापा मारा। लेकिन संतोष वहां भी नहीं मिला। इसके बाद दादी से और अन्य घर के सदस्यों से पूछताछ की गई, लेकिन दादी ने साफ इनकार कर दिया। बल्कि दादी उल्टा पुलिस वालों से ही पूछने लगी कि क्या बात हो गई है, हमें तो कुछ पता ही नहीं और ना ही संतोष यहाँ आया है। लेकिन पुलिस को संतोष की दादी की बातचीत करने के तरीके से शक होने लगा था कि शायद यह बुजुर्ग महिला अपने पोते बचाने के लिए और उसके जुर्म पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोल रही है। लेकिन जब तक संतोष अरेस्ट नहीं हो जाता तब तक पुलिस उस बुजुर्ग महिला के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती कर सकती थी, क्योंकि यह भी हो सकता था कि दादी सच बोल रही हो। खैर, कई दिन बाद जब पुलिस को लगा कि अब मामला थोड़ा ठंडा पड़ चुका है तो पुलिस ने एक बार फिर से उसकी दादी के घर पर दबिश दी। लेकिन इस बार भी पुलिस को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वहाँ पर ना तो संतोष मिला और ना ही उसका दोस्त विशाल। इधर उसकी दादी ने फिर से वही जवाब दिया कि उसे नहीं पता है संतोष कहाँ है, आप लोग पता नहीं क्यों यहाँ आकर हमें परेशान कर रहे हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस निराश होकर पालनपुर से वापस लौटने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी पुलिस के पास एक गुमनाम नंबर से फ़ोन आया और उस फ़ोन करने वाले आदमी ने यह बताया कि करीब 20 से 22 साल के दो लड़के उन्होंने पालनपुर में उसी महिला के घर में देखे हैं जिस महिला के घर पुलिस टीम 2 बार छापेमारी करके नाकाम लौट चुकी है। पुलिस ने उस आदमी से पूछा कि आप कौन हो। शुरू में तो वह पुलिस को अपने बारे में कुछ भी बताने से इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे भरोसे में लिया
तो उसने अपनी पहचान बता दी। दरअसल उस व्यक्ति का संतोष की दादी से प्रॉपर्टी को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा था। यानी एक तरह से देखा जाए तो पुलिस की जिस व्यक्ति से फ़ोन किया था वह व्यक्ति संतोष की दादी का एक दुश्मन था, और अब उसको लगा कि बदला लेने का यही मौका है। उसने यही सोचकर पुलिस को फ़ोन करके सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने एक बार फिर संतोष की दादी के घर पालनपुर में दबिश दी। इस बार संतोष और विशाल दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए, और इस तरह संतोष और विशाल को पुलिस ने पालनपुर से अरेस्ट कर लिया। उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को 34 दिन तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को मुंबई लाकर उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो वह दोनों जल्दी ही टूट गए, और संतोष ने वंशिता की हत्या का जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि इस कहानी की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई थी। ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 15 साल की वंशिता की मुलाकात संतोष से हुई, क्योंकि वंशिता और संतोष दोनों ही मुंबई के रहने वाले थे। वंशिता की सोशल मीडिया पर हर दिन संतोष से बातें होती थी। इसी तरह बातचीत और चैटिंग करते करते वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वंशिता संतोष मकवाना से प्यार करने लगती है। इसके बाद वो एक दूसरे से मिलने लगे थे। संतोष के दोस्त विशाल का घर जुहू में था, और उसी के घर में संतोष अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड वंशिता राठौर के साथ जाता था, और दोनों वहाँ पर एक साथ समय बिताते थे। फिर दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते थे, और यह सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा था। इसी बीच एक दिन वंशिता के घर वालों ने संतोष और वंशिता को एक साथ कहीं जाते हुए देख लिया, जिसकी वजह से वंशिता के परिवार वालों आग बबूला हो गए। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी को संतोष ने बहका दिया है और बहला फुसलाकर उसे अपने साथ लेकर घूम रहा है। तो इस बात पर लड़की के घर वालों ने बहुत गुस्सा हो गए, जिसके चलते उन्होंने संतोष की अच्छी तरह पिटाई कर दी और उसे बहुत जलील किया, और वह भी उसकी गर्लफ्रेंड वंशिता के सामने। उस दिन संतोष खून का घूंट पीकर रह गया था, लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया था कि यह वंशिता मिलना तो नहीं चाहती थी। लेकिन जब संतोष बहुत ज़्यादा दबाव बनाने लगा तो वंशिता मान गई कि ठीक है, मैं आखिरी बार तुमसे मिलने के लिए आती, लेकिन यह आखिरी बार ही होगा, क्योंकि मैं अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। उधर वंशिता के घर वाले अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वंशिता स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। इधर संतोष उसे अपने दोस्त विशाल की जुहू हुई तो उसी के कपड़े पहना दिए। इसके बाद उन्होंने एक बड़े से सूटकेस में उसकी लाश भर दी। लेकिन इससे बेवकूफ़ी ही कह लीजिए कि जिस पहचान को छिपाने के लिए उन्होंने लड़की के कपड़े बदले थे, वह सारे कपड़े भी उन्होंने उसी सूटकेस में डाल दिए जिस सूटकेस में उन्होंने वंशिता की लाश रखी थी, और फिर उस सूटकेस को उन्होंने अच्छी तरह से पैक किया। इसके बाद वह दोनों उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल गए। पहले वह अंधेरी पहुंचे और अंधेरी से विरार की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन में सवार हो गए। इसके बाद वह दोनों मुंबई में विरार के रास्ते पर नया गांव में उतर गए। अब नया गांव में उतरने के बाद वह दोनों वहां से थोड़ा और आगे परेरा नगर में पहुंच गए। वहां पर उनके घने जंगल दिखाई दिए। क्योंकि वह जगह आबादी से थोड़ी दूर पर रहती, इसलिए उसी जंगल में उन्होंने उस सूटकेस को फेंक दिया जिसमें वंशिता की लाश थी। सूटकेस फेंकने के बाद संतोष और विशाल दोनों फिर से वापस रेलवे स्टेशन पर आए और ट्रेन में बैठकर वहां से पालनपुर के लिए निकल गए। विशाल और संतोष के इस पूरे बयान के आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और दोनों आरोपियों को कोर्ट द्वारा कड़ी से कड़ी सजा जरूर दी जाएगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।